140 करोड़ की आबादी हमारे देश में है और 10% लोग भी बजट को ठीक से नहीं पढ़ते। हमको अपनी तारीख से गलतियाँ नहीं करनी है बल्कि अपनी तारीख से सीखना है। आम नागरिक भी है, उसको बजट से कोई लेना देना नहीं रहा आज के इस टाइम में। बजट को जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। भले ही जिसके पास खुद का घर ना हो वो टैक्स पे कर रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट 24, जो इंटरिम बजट आया है 24 का। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. So we will discuss all the aspects of this budget. बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि हमारे देश में वो क्या है। एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में है और 10% लोग भी बजट को ठीक से नहीं पढ़ते। जिन लोगों को बजट के बारे में पता ही नहीं है, अगर उनसे पूछा जाए व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट, तो उनको पता ही नहीं व्हाट इज़ फिस्कल एंड व्हाट इज़ डेफिसिट। तो ये जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो हमारे देश की जड़ों को अंदर से खोखला कर देंगी अगर हमको चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। याद रखिए कि दोस्त डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। हमको अपनी तारीख से गलतियाँ नहीं करनी है बल्कि अपनी तारीख से सीखना है। तो आप लोग बजट प्लीज़ पढ़िए। मैं जो यूपीएससी की स्टडी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग तो बजट पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं, जो दूसरे स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि बजट होता क्या है, या और कोई दूसरे स्टूडेंट्स है या आम नागरिक भी है, उसको बजट से कोई लेना देना नहीं रहा आज के इस टाइम में। और पहले भी मैं कहूँगा क्योंकि लोगों को तक इतनी अवेयरनेस अभी तक पहुँची ही नहीं है, तो उनको ये पता ही नहीं कि हमको बजट पढ़ना चाहिए। बजट व्हाट इज़ बजट, हमको पता तो चले कि बजट है क्या। ये बजट किसके लिए रहा है पार्लियामेंट में। जैसे 1 फरवरी 2024 को, अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट को जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो इसके बारे में हमको अवेयरनेस होना चाहिए। बिकॉज हम जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करके दे रहे हैं, जिस चीज़ पे जिस उम्मीद पे हम गवर्नमेंट इलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट वो काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हम इसके ऊपर में एक्शन लें, हम इस चीज़ को देखें। अगर वो काम नहीं कर रही तो उनसे काम करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बिकॉज आप जैसे देखेंगे कि इस मुल्क में आज के टाइम में हर एक इंसान टैक्स पे कर रहा है, हर नागरिक टैक्स पे कर रहा है। भले ही जिसके पास खुद का घर ना हो वो टैक्स पे कर रहा है, जिसके पास खुद के लिए घर गाड़ी साइकिल ना हो वो भी टैक्स पे कर रहा है। मैं आपको बताऊँ, ये मेरे हाथ में पेन है, इसके ऊपर भी आज जीएसटी लग रहा है। इवन खाने की चीज़ें, दूध है, तेल है और चावल है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज जीएसटी लग रहा है। इवन ये जो बुक्स है मेरे एजुकेशन के ऊपर आज तक नहीं देखा गया था कि एजुकेशन की किसी चीज़ में, कॉलेज की फीस में, सारी चीज़ों में इसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। ये लक्ष्मीकांत का जो बुक है इसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी। जब हम जीएसटी दे रहे हैं, जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमारा अपना पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है और गवर्नमेंट हमारे अपने पैसे का इस्तेमाल सही कर रही है गलत कर रही है, ये हमको देखना है सबसे पहली चीज़। देन सेकंड थिंग कि जो श्रीलंका में हुआ है वो हमारे देश में ना हो, इसके लिए हम यूथ को आगे आना पड़ेगा। अपने देश को बचाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, हमको कदम उठाने पड़ेगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, AIMIM हो, अकाली दल हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हमको चाहिए कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बने। ये हमारा एक क्या कहेंगे, जैसे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि मैं 2020 तक अपने इस देश, अपने भारत मुल्क को, अपने भारत देश को सुपर पावर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। India 1969, India should design and develop and lead to production, lead to launch from its own soil communication satellite and remote sending satellite today. ये हद तक उन्होंने अपने इस काम में अपना योगदान दिया है कि हमको उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, ये जो आज हम देख रहे चंद्रयान जो गया है, ये जो सारी चीज़ें जा रही हैं, ये उनका एक कंट्रीब्यूशन जो हमको मिला है, ये उस वजह से हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में और भी अब्दुल कलाम पैदा हो और हमारा देश तरक्की करे। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बजट पढ़िए। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। जो लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, आम लोग जिन लोगों को पढ़ने नहीं आता उनको पढ़ के सुनाइए। पूरा बजट आप नहीं पढ़ सकते,
तो PIB के ऊपर में उसका समरी है, गवर्नमेंट की ही साइट है, गवर्नमेंट में उसका समरी भी डाला हुआ है। मैं भी आपको अपने लैपटॉप की जब स्क्रीन शेयर करूँगा तो उसके ऊपर सारी चीज़ें मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, अवेयर रहिए, ताकि हम वो गलती ना करें जो हमसे पहले लोग गलती कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। So hello everyone, welcome back to new video. This is today's video. We all discuss about the interim budget of 2024 present in the parliament. So this is not the full budget because of elections. अभी इसी साल elections है 2024 में, जिसकी वजह से ये जो budget है ये interim budget है, ये estimates है for financial year, जो सिर्फ applicable रहेगा सिर्फ 24 के इलेक्शंस तक। जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाएगी, जनरल इलेक्शन जब हो जाएंगे, देन उसके बाद में ये बजट जो है काम नहीं करेगा, बल्कि एक नया बजट आएगा जिसको हम फुल बजट कहते हैं। सो वी डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बजट, जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत काम आने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बजट से। हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली कम से कम 1-2 क्वेश्चंस तो बजट से होते हैं। लास्ट ईयर जो मैंने एनालिसिस किया था इकोनॉमी का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसका जो लिंक है यहाँ पे इस साइड में ऊपर आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारे बजट से। फर्स्ट तो पहले याद रखना है कि ये इंटरिम बजट है, ये फुल बजट नहीं है। फुल बजट आएगा वो जुलाई तक आ जाएगा, ठीक। अब जो मेन फोकस एरिया है हमारे इस बजट का, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। जैसे कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जिसमें रोड्स है, रेलवेज़ है, पोर्ट्स है, लार्ज स्केल बिल्डिंग्स है। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा अभी इस पर ही फोकस कर रही है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, बजट राइजेस द बेट ऑन स्पेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो कैपेक्स लिखा हुआ है, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, टारगेट अप बाय 33% टू 10 लाख करोड़। अभी जो बजट का एस्टिमेट आया है वो आया है 11,11,111 लाख करोड़। ये हमारे पास एस्टिमेट्स है जो पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है। लेकिन जो ये 10 लाख करोड़ रुपीज़ का जो एस्टिमेट था, जो लास्ट ईयर का था, ये भी पूरा इसमें स्पेंडिंग नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ 9.5 लाख करोड़ रुपीज़ ही उसके अंदर में स्पेंडिंग पैसा जो हुआ है उस फील्ड में। अभी जैसे कि ये जो एस्टिमेट है 2024-25 बजट के लिए, जो कैपिटल बजट के लिए, इसमें जो टारगेट है वो है 11.11%, 11.11 लाख करोड़ फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा है। बोथ द नंबर्स आर रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपेक्स। सीतारमण हैज़ प्रपोज्ड इन द इंटरिम बजट टू राइज द कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट बाय 11.11% टू ₹11.11 लाख करोड़ फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर पैसा स्पेंड जब होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है देश में, देन जॉब्स, लोगों को जॉब मिलती है, और जब इतने बड़े बड़े रोड और ब्रिजेस बनाए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को जॉब्स एंड सारी चीज़ें ये प्रोवाइड होती हैं। और गवर्नमेंट का जो बजट है, अभी मैं आपको शेयर करता हूँ, आते हैं रेलवेज़ के ऊपर में। सेकेंड पॉइंट इज रेलवे। 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम आइडेंटिफाइड अंडर द PM गति शक्ति टू बी इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। 3 मेजर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। अब उसमें 3 मेजर कौन से कॉरिडोर्स प्रोग्राम है, वो है एनर्जी, मिनरल्स एंड सीमेंट कॉरिडोर्स। द सेकेंड वन इज़ पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स। द थर्ड वन इज़ हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। तो ये 3 प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के हैं, ठीक। सो ये जो न्यूज़ है, दिस इज़ गुड न्यूज़, बट होपफुली कि इसका इम्पैक्ट विल बी सीन ऑन द ग्राउंड इन रेलवे सेफ्टी एज वेल।
रेलवे की सेफ्टी में भी हमको इसका जो क्या कहेंगे इम्पैक्ट जो है वो दिखना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम लास्ट ईयर को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रेल हादसे हुए हैं लास्ट ईयर में। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ अभी आपके सामने शेयर करता हूँ, आप देखिए। सो दिस इज़ फर्स्ट वन जो हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर 29 अक्टूबर को, और ट्रेन कोलिजन जो हुआ। देन दिस वाज ए सेकेंड वन 11 अक्टूबर बिहार ट्रेन डिरेलमेंट जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस थी, और उसका जो ये एक्सीडेंट हुआ था, ये बहुत ही दुखद घटनाएं जो हुई पिछले साल। देन हम देखें तो मथुरा जंक्शन 26 सितंबर ये मथुरा EMU ट्रेन डिरेलमेंट हुआ। और हिस्ट्री में सबसे बड़ा, आज तक की हिस्ट्री में सबसे ख़तरनाक जो हादसा हमको देखने को मिला था वो 2 जून 2023 को उड़ीसा ट्रेन कोलिजन्स जो हमको देखने को मिला। लगभग 300 लोग इसके अंदर मारे गए, लगभग 300 के करीब लोग इसके अंदर में मारे गए थे। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये। कल रात से कंटिन्यूसली रेलवे, NDRF, SDRF और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। ओडिशा के बालासोर जिले के पास 2 जून की शाम भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसकी चपेट में 3 ट्रेनें आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। सो होपफुली कि अब सिर्फ जैसे जो प्रोजेक्ट्स है उन्हीं के ऊपर ध्यान नहीं, बल्कि जो सेफ्टी है, सेफ्टी को ध्यान में रखे गवर्नमेंट होपफुली काम करेगी। देन नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एग्रीकल्चर। So this is agriculture and food processing. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बेनिफिटेड 38 लाख फार्मर्स एंड जनरेटेड 10 लाख एम्प्लॉयमेंट। ये गवर्नमेंट ने अपने डेटे में बताया है। प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशंस ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना हैज़ असिस्टेड 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड 60,000 इंडिविजुअल्स विद क्रेडिट लिंकेजेस। अब आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको याद रखना है। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान जो है, इसमें फोकस किया गया है नैनो DAP के ऊपर। ये आपके जो सामने जो फोटो है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे फर्टिलाइज़र पर यूज़फुल फॉर ग्रीन फार्मिंग, ये जो है सब ये यूज़फुल है ग्रीन फार्मिंग के लिए। लॉन्च ऑफ नैनो लिक्विड DAP। अभी आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पहले हम हमारे खेत के अंदर जो चीज़ें यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में, जो यूरिया हम लोग यूज़ करते थे, तो उसको इसने अब कहेंगे कि इसकी जगह पे वो आ गया है, बदल दिया है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, बिकॉज 50 kg जो बैग होता है यूरिया का, 50 kg बैग के इसमें ये एक बॉटल जो 500 ml का है, वो 50 kg का जो बैग आता था उसके हिसाब में ये बॉटल ही काम कर जाएगी। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। लुक एट दिस। याद रखना किसने इंट्रोड्यूस किया है? फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव IFFCO विच इंट्रोड्यूस नैनो लिक्विड यूरिया इन 2021 ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ इट्स नैनो DAP फर्टिलाइजर इन द मार्केट। देन what nano urea liquid is a technology based fertilizer that enhance the growth of crops by replenishing their nitrogen requirements. Chemically speaking, packaged urea contains 46% nitrogen, which translates to around 20 kg of nitrogen per 45 kg of urea. In contrast, the amount of nitrogen in 500 ml bottles of nano urea is only 4% और अराउंड 20 ग्राम्स। सो ये चीज़ें यहाँ पे हमको देखने के लिए मिली है। ठीक। देन जो सेकेंड फोकस गवर्नमेंट का इसके ऊपर आया है वो है ऑयल सीड्स इनिशिएटिव्स। जो ऑयल सीड इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाया, गवर्नमेंट से इसका इम्पैक्ट जो है, एडिबल ऑयल फोकस वुड हेल्प अचीव सेल्फ रिलायंस। ये देखिए, एडिबल ऑयल फोकस वुड हेल्प अचीव सेल्फ रिलायंस। We aim to reduce the import dependence to 30% from the present 60% in the next 5 years. So जो हम लोग बाहर से एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते थे, अब उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें शुरू की है। देन उसके बाद में ये देखिए,
Government allocates rupees 1.64 lakh crore towards fertilizer subsidy for financial year 2025. In budget 13% lower. अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये जो सब्सिडी जो है 1.6 लाख करोड़ ये कम हुआ है। ये सब्सिडी बढ़ाने के बजाय गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को कम किया है। 23-24 का बजट अगर एस्टिमेट्स हम देखें तो 1.89 लाख करोड़ रुपीज़ था और 24-25 में देखें तो 1.64 लाख करोड़ रुपीज़, तो इसके अंदर ये कमी हुई है। देन फूड सब्सिडी की अगर हम बात करें तो फूड सब्सिडी के अंदर भी बजट जो है वो कम किया गया है। 23-24 में 12.12 लाख करोड़ रुपीज़ था और 24-25 में 2.05 लाख करोड़ रुपीज़ है, तो ये भी बहुत कम हुआ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एस्टिमेट द फूड सब्सिडीज बिल फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 एट रुपीज़ 2.5 लाख करोड़, डाउन फ्रॉम 2.12 लाख करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड ऑन थर्सडे। सो इसमें भी बहुत ज़्यादा कमी हुई है। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, बजट फॉर द हेल्थ एजुकेशन, बहुत ही बैड न्यूज़ मैं कहूँगा यहाँ पे है। लास्ट ईयर 2023 में जो बजट आया था उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी की गई थी, बट जितना कहा था कमी तो की, लेकिन जितना कहा गया था कि इतना हेल्थ केयर से एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा उतना खर्च भी नहीं किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप 11,06,417 करोड़ रुपीज़ जो है ये एलोकेट हुए थे, बट खर्च सिर्फ 10,08,878 रुपीज़ ही इसके अंदर में हुई। ये देखिए, द गवर्नमेंट वॉज सपोज टू स्पेंड 11,06,417 करोड़ ऑन एजुकेशन, बट इंडेड अप स्पेंडिंग रुपीज़ 10,08,878 रुपीज़ ओनली। सो जितना कहा गया, एक तो कम किया गया, देन जितना कहा गया उतना भी इसमें खर्च नहीं किया गया। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है एजुकेशन से रिलेटेड। लास्ट ईयर वॉज 1.16 लाख करोड़ रुपीज़ जो एलोकेट हुए थे यूनियन। यहाँ पे देखते हैं, लास्ट ईयर वॉज 1.16 लाख करोड़ रुपीज़ विच वॉज रिड्यूस टू 1.09 लाख करोड़ for the next financial year. For the next year, it is stated 1.25 lakh करोड़। ये इसमें भी जो है अभी इस साल जो है एजुकेशन के इस बजट में जो है ये बढ़ोतरी हुई है, इसमें कुछ बढ़ाया गया है। और इसमें जो मेन फोकस है, जो किया गया हमारे बजट के अंदर में, वो फोकस अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, इस स्लाइड के अंदर में। फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। इंटरिम बजट 2024 स्पेंडिंग ऑन IITs एंड IIMs डिक्लाइन एज शेयर ऑफ टोटल बजट डेटा। अब UGCs का जो बजट है वो 61% से कम किया गया है। UGC बजट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब मैं यहाँ लिखा हूँ UGC बजट 61% से कम किया गया। IIT IIMs का बजट कम किया गया। 2024-25 में ये देखिए 10,384 था, उसको कम करके 10,324 किया गया। IIM का जो बजट था वो 3 करोड़ रुपीज़ का था, उसको 212 करोड़ रुपीज़ किया गया। बजट इंक्रीज़ फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो बजट है वो बढ़ाया गया है, लेकिन IIT IIMs UGCs के बजट को कम किया गया है। रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर में बजट को बढ़ाया गया है। हेल्थ केयर के अंदर में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी तो उसमें हुई नहीं है, बिकॉज 23-24 का जो बजट है उसमें 89 करोड़ रुपीज़ था। अभी 25 जो नया आया है इंट्रीम बजट उसमें 90 है। सो 2 इनिशिएटिव्स अनाउंस, 2 इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, दैट इज़ आयुष्मान भारत एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। ये 2 चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। सो देखते हैं इन चीज़ों को भी, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। द बजट फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैज़ बीन इंक्रीज टू रुपीज़ 15,472 करोड़ फ्रॉम द रुपीज़ ऑफ 12,000.08 करोड़। सो इसमें अच्छा खासा 500 करोड़ से ज़्यादा इसके अंदर हम लोग को इंक्रीज़ दिखता है कि यहाँ पे बढ़ाया गया है। 2 इनिशिएटिव जो अनाउंस किए गए, आयुष्मान भारत हेल्थ के कवर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. इसको एक्सपैंड किया गया है। देन सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है ये Our government will encourage vaccination
for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। ये अगर हम डिस्कस करें सर्वाइकल कैंसर्स जो है ये स्पेशली जो है वीमेंस के अंदर में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ हाउसिंग्स, जिसमें पीएम आवास योजना जिसमें इंक्रीज़ हुआ है। बजट 23-24 अगर हम देखें तो 79,590 करोड़ रुपीज़ था, बट अगर हम वही देखते 24-25 में तो 80,671 करोड़ रुपीज़। सो ये बजट जो है इंक्रीज़ किया गया है। जो ड्रीम हाउस का जो प्रॉमिस किया है फॉर मिडिल क्लासेस के लिए, सो उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बढ़ाई गई हैं। देखते हैं यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द मिडिल क्लास ड्रीम ऑफ owning a house as the announced a new housing scheme in the interim budget on Thursday. सो इसमें जो है ये बढ़ोतरी की गई है। जो गवर्नमेंट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो लोगों से प्रॉमिस किया था कि सबको अपना जो है ख़ुद का घर मिलेगा, जो ड्रीम हाउस मिलेगा, तो वो इसके लिए यहाँ पे बजट देखने को मिला और इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से घर भी अलॉट किए गए, बल्कि उसको पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा बेसिक टू फाइनल होने तक घर बना के दिया भी जा रहा है। उसमें और बहुत सारे उसके इंक्रीमेंट हुए, बहुत सारी उसमें बढ़ोतरी इंक्रीज़ हुआ है। उसका बजट भी बढ़ाया गया है। पहले कुछ 2 लाख के आसपास कुछ आई थिंक सब कुछ पैसे मिलते थे, अभी वो 2.8 लाख समथिंग कुछ रुपीज़ 3 लाख के आसपास मिल रहे, तो इसमें ये इंक्रीज़ हुआ है। नाउ कम टू द दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरऑल इकोनॉमी इंडिया GDP रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो प्रोजेक्ट किया गया है वो 7.3%। 7.3% जो हाईलाइट किया हुआ ये देखिए, 7.3% जो प्रोजेक्ट किया गया है। हमारे पास में जो है जो GDP है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। तो GDP हम लोग के पास 2 टाइप का GDP हम देखते हैं, दैट इज़ नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। सो रियल GDP इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अब आते हैं नॉमिनल GDP, रियल GDP, बट उसके पहले रियल GDP मालूम करने के पहले हम 2 चीज़ें देखेंगे, दैट इज़ नॉमिनल GDP एंड इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से हमको पता चलेगा व्हाट इज़ रियल GDP। सो नॉमिनल GDP दिस वैल्यू यूजिंग द करंट प्राइसेस की वैल्यू को मेज़र करके हमको नॉमिनल GDP पता चलता है। देन हम आते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। अब इन्फ्लेशन जितना भी है, फॉर एग्जांपल हमारा नॉमिनल GDP है 20% और हमारा इन्फ्लेशन है 8%, ठीक है। नॉमिनल GDP याद रखिए, नॉमिनल GDP है 20% और इन्फ्लेशन है 8%। सो नॉमिनल GDP माइनस इन्फ्लेशन और फिर जो हमारे पास में आएगा रिमाइंडर वो रहेगा रियल GDP। फॉर एग्जांपल 20% इन्फ्लेशन, 20% नॉमिनल GDP, 8% इन्फ्लेशन, और उसको माइनस करने के बाद में जो हमारे पास आता है वो कितना आएगा 20 माइनस 8, सो वी हैव 12%। सो 12% हमारा होगा रियल GDP, ठीक। अब मेजर दिस वैल्यू यूजिंग द प्राइस ऑफ ए बेस ईयर। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, RBI's वेट, ओके। अब देखते हैं RBI सेट GDP ग्रोथ रेट विल बी 7%। अब RBI ने कहा है कि GDP जो ग्रोथ रेट है वो होगा 7%, उसको राइज करेगा। उसी के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, IMF राइज इंडियाज़, IMF देन वर्ल्ड बैंक एंड प्रोजेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग IMF राइज इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 2024 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 6.7% फ्रॉम 6.3% सेज ग्लोबल सॉफ्ट लैंडिंग इन साइट। सो IMF का कहना है कि हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो 6.3% होगा। देन उसके बाद में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो 6.4% तक जाएगा। देन OECD का कहना है कि 6.1% तक, एंड देन ADB का कहना है 6.7% तक जाएगा। द वर्ल्ड बैंक सीज इंडियाज़ रिटेनिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी टैग logged by 6.4% in the financial year 2025 and accelerating to 6.5% in financial year and deposit slowdown.
देन इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो IMF ने कही है, यहाँ पे देखिए जो ये नीचे वाला जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये मैंने यही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही लिया है। एज पर द IMF, इंडिया इज़ लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2027 इन USD एट मार्केट एक्सचेंज रेट। अब जो हमारा एक एम है, जो हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना था 2022 तक का, जो हमारा एक टारगेट था वो अचीव तो हो नहीं पाया। देन फिर PM नरेंद्र मोदी ने एक वापस से कहेंगे एक प्रॉमिस किया है कि हम 2027 तक हम लोग 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2730 तक हम लोग 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। सो नेक्स्ट अब आते हैं मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो हमारा सेकेंड पार्ट है बजट। सेकेंड जो मेन जो फोकस किया गया है बजट के अंदर वो है रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, यानी फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। अब फिस्कल डेफिसिट को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट, तो हम इसको पहले समझते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट को समझना है तो याद रखिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो गवर्नमेंट की जो अर्निंग्स है और गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है, जो खर्च कर रही है, उसके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब जो डेफिसिट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिसिट, गवर्नमेंट जितना पैसा अर्न कर रही है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है, जितना मतलब इनकम है नहीं उससे ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ डेफिसिट। 2024-25 एस्टिमेट्स अगर हम देखें, आपको एक PDF दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज़, मैं अपना इधर कर लेता हूँ, एक मिनट। नाउ फिस्कल इंडिकेटर्स, रोलिंग टारगेट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP। अभी हम देखेंगे फिस्कल डेफिसिट। सो जो रिवाइज एस्टिमेट है 23-24 का, उसमें हम देखेंगे कि 5.8% का जो है ये रिवाइज हमको डेफिसिट देखने को मिलता है, 5.8%। अभी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एस्टिमेट्स था वो था 5.9% का, बट हमने उसमें अचीव किया है 5.8%, मतलब जो सोचा था उससे भी हम लोग ने ज़्यादा अचीव किया है। और जो बजट एस्टिमेट आया है 24 और 25 के लिए वो है 5.1%। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने की हमको ज़रूरत है, ठीक। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको इसको बहुत अच्छे से करना है। FRBM जो एक्ट 2003 में जो आया था, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, गवर्नमेंट टारगेट शुड बी टू कीप द फिस्कल डेफिसिट एट ओनली 3% ऑफ नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP से जो सिर्फ 3% का एस्टिमेट्स है गवर्नमेंट को वो रखना था, ठीक है। अभी तक ये सिर्फ जो है 2007-8 में ही अचीव हो पाया है, और उसके बाद अभी तक ये अचीव हो नहीं पाया। द टारगेट एंड द फिस्कल इंडिकेटर्स एज पर द FRBM एक्ट, एज पर द लेटेस्ट टारगेट ऑफ द FRBM एक्ट, गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ द GDP बाय March 31, 2021, लेकिन अचीव नहीं हुआ था। गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू लिमिट डेब्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू 40% ऑफ द GDP बाय द ईयर 24-25। हाउ क्राइसिस वाइप्ड आउट फिस्कल गेन्स, ये 2008-9 का जो डेटा है वो है। द फिस्कल पोजीशन ऑफ द करंट एट द एंड ऑफ द 2007-8 एंड द 2008-9 प्रेजेंट ए स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट एट द एंड ऑफ 2007-8 द गवर्नमेंट अकाउंट सरप्राइज ऑन द अपसाइड। द टारगेट फॉर रिड्यूसिंग Centre's fiscal deficit to 3% had been exceeded 2.7%, thanks largely to the booming economy that ensure robust growth of tax revenue. So ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने है। अभी उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। अगर हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। गवर्नमेंट जितना भी पैसा अर्न करती है उसका 1/3 सिर्फ इंटरेस्ट सर्विंग पे खर्च किया जाता है। इंटरेस्ट सर्विंग, व्हाट इज़ इंटरेस्ट सर्विंग? सरकार के ऊपर जो कर्ज है उसका जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है हम उसको इंटरेस्ट सर्विंग कहते हैं। अब इसमें बहुत इंक्लूड है डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल, दोनों जगह से जो गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है ये वो उसके अंदर पूरा इंक्लूड है। अब 24-25 का जो इंटरेस्ट सर्विंग का जो खर्च है, जो टारगेट है वो है 11.9 लाख करोड़ रुपीज़। गवर्नमेंट इतना इसके अंदर में जो है पैसा खर्च करने वाली है। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो रिलेटेड है टैक्सेस से। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अब यहाँ पे एक जो है पाई चार्ट मैंने दिया है आपके सामने, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले हम थोड़ा सा आ जाते हैं इस वाले टॉपिक पे। ये पार्ट भी डायरेक्ट टैक्सेस, देन इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर आएंगे, सब कुछ देखेंगे इसके अंदर में। डायरेक्ट टैक्सेस में फाइनेंस मिनिस्टर्स प्रपोज टू रिटेन द सेम टैक्स रेट फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेम फॉर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। देन बजट डॉक्यूमेंट हमको जो बताता है गवर्नमेंट जो पैसा अर्न करती है वो पैसा कहाँ से आता है। तो ये देखिए आपके सामने जो पाई चार्ट है इसमें दिया हुआ है इनकम टैक्स जो है वो 19% है जो गवर्नमेंट जो पैसा बोरो करती है, ठीक है। और वो 19% जो 19% है वो इनकम टैक्स से आता है। देन जीएसटी से जो है वो 18% आता है। कॉरपोरेट टैक्स से जो है वो 17% आता है। एंड बोरोविंग से सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो गवर्नमेंट बोरोविंग से ही आता है जो 28% के आसपास होता है। ये देखिए हाईएस्ट इनकम परचेस्ड बाय द सेंटर 28% ऑफ द टोटल इनकम, जो बोरोविंग से पैसा, बोरोविंग एंड द अदर लिएबिलिटीज से जो पैसा आता है। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ विकसित भारत। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट के लिए टैगलाइन दिया है वो है विकसित भारत बाय 2047। इंडिया विल बिकम ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। और बोला गया है कि इंडिया जो है 2030 तक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। The latest report by the Finance Ministry, the Indian economy can of course hit that and it can aspire to hit that $7 trillion mark by 2030. बट लास्ट ईयर के जो प्रोमिसेस हम देखें तो 2019 की नीति आयोग की जो मीटिंग हुई उसमें पीएम मोदी सेड कि इंडिया विल बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। लेकिन अभी हम प्रेजेंट में देखें तो 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास हैं, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी तक भी नहीं पहुँचे हैं। और 2030 तक का बोला गया है कि 2030 तक 7 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट और बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे जिसमें 2022 तक फार्मर्स इनकम डबल हो जाएगी, देन बुलेट ट्रेन आ जाएगी। ये देखिए गोल टू मेक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2040 अचीवेबल पीएम मोदी एट नीति आयोग मीटिंग। देन कहा गया कि फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, देन बुलेट ट्रेन इंडिया में आ जाएगी। देन उसके बाद में 4 जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में 4 न्यू कास्ट ऑफ इंडिया जो बताया है, जिसके अंदर focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaएं, युवा and अन्नदाता। तो रियलिटी हमें क्या, ये देखिए जो इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें इंडिया का जो रैंक है, अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं लाइक 2014 के पहले जाते हैं तो हमको जो ग्लोबल इंडेक्स जो हंगर इंडेक्स है वो इंडिया 55 के आसपास में था, यानी कि उसमें इंडिया अच्छी पोजीशन पे था। बट अभी के टाइम में देखें आउट ऑफ 125 कंट्री में से 111 नंबर पे इंडिया आ रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में। देन अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन राइज एट्रीब्यूटेड लार्जली टू रूरल जॉबलेसनेस। इसके अंदर में बहुत ज़्यादा यूथ के अंदर में जो मैं कहूँगा लगभग 45% के आसपास जो है, ये देखिए 44.49% के आसपास जो है ये कमी देखने को मिली है। देन वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडियाज़ वर्कफोर्स हैज़ बिन फॉलिंग फॉर द पास्ट। अब ये बहुत ही एक अजीब चीज़ है, मैं कहूँगी इट्स मिस्ट्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन इन इंडिया ड्रॉप आउट ऑफ द वर्कफोर्स इवन एज द इकोनॉमी ग्रो। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी हुई है, फ्रॉम 32% इन 2005 टू 19% 21। इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग आधे के आसपास ये रेट कम हुआ है, ये परसेंटेज कम हुआ है। 2005 में 32% था, 2021 में ये सिर्फ और सिर्फ 19% पे आ गया है। और एक चीज़ इसके अंदर मिडिल क्लास की मुश्किलें जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। अगर आप ये इंडेक्स देखें इनकम ग्रोथ बाय इनकम ग्रुप इन इंडिया 2016 से 21 तक का है, जो रिचेस्ट पर्सनस है हमारी कंट्री में वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। जैसे कहा जाता था कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, सेम वही है। इनकी जो ये देखिए इनका जो इंडेक्स जो बड़ा है, इनका जो इनकम बड़ा है वो लगभग 40% के आसपास बड़ा है जो रिच है। और देन
अपर मिडिल क्लास का भी बढ़ता हुआ नज़र आया, मिडिल क्लास का कम हुआ है, लोअर मिडिल क्लास का उससे कम और पुअर पर्सन का उससे भी ज़्यादा कम हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है जो हमारे देश के अंदर में हो रही हैं। देन आते हैं वापस टैक्सेस के ऊपर, जैसे मैंने शेयर किया है कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से अर्न कर रही है, वो सारी चीज़ें। इसके अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो टैक्सेस के जो स्लैब्स थे सेम वही है, उसके अंदर ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया गया है। देन उसके बाद में अब यहाँ पे इकोनॉमी एंड नाउ ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको पॉज करके भी यू कैन रीड दिस। बस मैं ये दो चीज़ें जहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ रिवाइज एस्टिमेट्स 2023-24 के, ये रिवाइज एस्टिमेट्स क्या थे। देन बजट एस्टिमेट्स 24-25 अभी जो इंटरिम बजट आया है उसके एस्टिमेट्स क्या है। इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट हमको देखने को मिलता है, ये एक पॉजिटिव है जिसमें जो FCRA का एक्ट जो मैंने पहले वीडियो में शेयर किया है, इसी वीडियो में जो 2003 का जो एक्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंग हमको जो है 3% तक अपने GDP को लेकर जाना है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जो है उसको 3 GDP के 3% तक लेकर जाना है, तो उसको गवर्नमेंट कम करती जा रही है। जैसे पिछली बार का टारगेट 5.9 था, लेकिन हमने उसको और अच्छे से अचीव किया, 5.8 पे हम आ गए, और इस बार का जो टारगेट है वो है 5.1%, ठीक। सो दिस इज़ फॉर टुडे, ये था आज का लेक्चर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।